खेल 27 में टिकट के लिए नेता पास करेंगे 3 कड़े इम्तिहान। बीजेपी के फॉर्मूले पे कांग्रेस कर रही काम। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जाहिर की चिंता। कहा, अब तक 331 हेक्टेयर जंगल स्वाहा। फायर वॉचर्स ने संभाला हुआ है मोर्चा। और पौड़ी में बढ़ता गुलदार का आतंक। सड़क पर उतरे लोगों ने किया प्रदर्शन की गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। कितनी हैरानी की बात है कि जनता मंत्रियों को समस्या कुछ और बताती है और मंत्री जी उसका समाधान कुछ और ही दे देते हैं। और ऐसा ही कुछ किया है उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी। जब उनसे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कीचड़ और खच्चरों की लीद को लेकर सवाल पूछा गया तो मंत्री उसकी खूबियां गिनाने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। वाह गजब मंत्री जी, जनता ने पूछे सवाल तो आप गिनाने लगे खूबियां। यात्रियों की समस्या पर मंत्री सतपाल महाराज का बेतुका बयान। घोड़े की लीद से उसके अंदर जो है पिरूल मिलाकर के वो फायर बॉल्स बन रही है, उसका चूल्हा भी मंगवाया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जो अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, अब उनका एक और बयान सामने आया है जो बताता है कि यात्रियों की समस्या पर मंत्री जी कितने गंभीर हैं। दरअसल इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है। ऐसे में केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को यात्रा मार्ग पर कीचड़ और खच्चरों की लीद से होकर गुजरना पड़ता है। और जब यही सवाल पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से पूछा गया तो उन्होंने लीद की खूबियां गिना दी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर खच्चरों की लीद और कीचड़ की श्रद्धालुओं की शिकायत पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का जवाब आप खुद ही सुन लीजिए। लोगों की थोड़ी शिकायत घोड़ों की लीद से थी कि साहब वो पानी जो आता है, तो हमने लोगों से आग्रह किया कि अब यहाँ पर रोपवे बनने वाला है, रोपवे बनने से सारी समस्या हल हो जाएगी। यमुनोत्री में भी रोपवे बन रहा है, केदारनाथ में भी रोपवे बन रहा है। बाकी हमने सबसे कहा भाई ये तपस्या की भूमि है, अगर आप चाहोगे कि मैदानी इलाके की तरह संसाधन और सब जहाँ सुलभ रहे तो ये संभव नहीं है। ये तपस्या की भूमि है, थोड़ा यहाँ कठिनाई होती है और तप करना पड़ता है। इसके साथ साथ हम अब बताया है, भी सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि घोड़े की लीद से अब उसके अंदर जो है पिरूल मिला करके वो फायर बॉल्स बन रही है, उसका चूल्हा भी मंगवाया गया है, तो उससे काफी लाभ मिलेगा और इसका उपयोग हो जाएगा। जो हम काउटन ये जो घोड़े की डंग को हम फेंकते हैं, तो ये सब बातें रखी गई हैं और इस पर विचार किया जा रहा है। सुना, मंत्री जी कह रहे हैं रोपवे बन रहा है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और लीद की खूबियां बताते हुए कहा कि लीद में पिरूल मिलाकर फायर फॉल्स बनाने की तैयारी है, यानी रोपवे बनने तक लीद की समस्या श्रद्धालुओं को झेलनी ही पड़ेगी। अब इसे उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों का हुनर ही कहेंगे कि लोग समस्या कुछ बताते हैं और वो समाधान कुछ और दे देते हैं। फिलहाल उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का ये बयान खूब वायरल हो रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के एक फैसले ने पार्टी के उन नेताओं की चिंता बढ़ा दी है, या ये कहें कि बड़ा झटका दिया है, जो 27 चुनाव लड़ने के लिए टिकट की चाहत में बैठे थे। पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बार टिकट किसी की सिफारिश पर नहीं बल्कि 3 टेस्ट पास करने के बाद मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने दिया टिकट उम्मीदवारों को बड़ा झटका। 2027 में टिकट पाना नहीं आसान। पार्टी लेगी 3 इम्तिहान, नहीं चलेगी किसी की सिफारिश। जो करेगा 3 टेस्ट पास उसी की पूरी होगी टिकट की आस। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी पार्टी के उन नेताओं को बड़ा झटका दे दिया है जो लंबे समय से 2027 चुनाव लड़ने के लिए टिकट की आस में बैठे थे। पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बार ना तो किसी की सिफारिश चलेगी और ना ही किसी की मर्जी। टिकट उसी को मिलेगा जो 3 इम्तिहान को पास करेगा। यानी कि बीजेपी की राह पर अब कांग्रेस भी चल पड़ी है। जहां बीजेपी 3 चरणों में सर्वे करा चुकी है, तो वहीं अब कांग्रेस भी इसी रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साफ कह दिया है कि जो 3 टेस्ट को पास करेगा टिकट उसी को मिलेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मान रहे हैं कि 2027 चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट पर ही दांव चला जाएगा। जिस प्रकार से अब चुनाव बहुत नज़दीक हैं और हम अपने स्तर पे कांग्रेस जो है पूरी तैयारी के साथ, दमखम के साथ, सांगठनिक तरीके से जो है मैदान में उतर रही है
और जहाँ तक प्रत्याशियों का सवाल है तो निश्चित तौर पे बहुत सोच समझ के और ठोक बजा के जो है इस टाइम जो है प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा और उसी प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा जो जीत की दहलीज पे खड़ा होगा। और इस बारे में पार्टी ने कई स्तर पे जो है अपने पर्यवेक्षक गोपनीय तौर पे जो है हर विधानसभा में जो है दिल्ली से भी और प्रदेश से भी जो है वो अपने तौर पे जो है सर्वे कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जो है कई परीक्षाओं से जो है उन प्रत्याशियों को गुजरना पड़ेगा। तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, टिकट एक को मिलना, लेकिन मिलेगा उसी को जो जीतने वाला होगा। और अभी कई प्रकार के जो है हमारे सर्वे और होने हैं, हम उसकी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी गोपनीय सर्वे शुरू कर दिया है। पहले चरण का सर्वे जनता के बीच पार्टी की स्थिति, सरकार के खिलाफ माहौल और प्रमुख मुद्दों को लेकर कराया जा रहा है। इसके बाद होने वाले 2 सर्वे संभावित प्रत्याशियों की लोकप्रियता, पार्टी संगठन में पकड़ और जीत की संभावना पर केंद्रित होगा। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की रणनीति पर चुटकी ले रही है। देखिए, कांग्रेस सर्वे करा ले, 3 स्तर पर करा ले, 5 स्तर पर करा ले, हसर वही होना है। ढाक के 3 पाती रहना है, कांग्रेस ने हारना है, विपक्ष में बैठना है। हाँ, मेरा इतना जो है उनको सुझाव है कि कम से कम एक मजबूत विपक्ष के रूप में वो हमारे सामने आए, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और ऐसा हाल ना हो कि जिस प्रकार जो है वो 11 पर सिमट गए थे, उससे नीचे उनका आंकड़ा इस बार चला जाए, ये डर मुझे है। दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए हर भरसक प्रयास करती दिख रही है। उत्तराखंड की सत्ता में वापसी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। पार्टी बीते 10 सालों से प्रदेश की सत्ता से बाहर है, जबकि तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ तैयारी में जुटी है। प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी अब तक 3 सर्वे करवा चुकी है, लिहाजा कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, जिसके लिए पार्टी ने 3 टेस्ट पास करने वाले नेता को ही टिकट देने का फैसला लिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बढ़ते आगे बता दें कि उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के चलते बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने चिंता जाहिर की है। कैबिनेट मंत्री ने बताया है कि मौजूदा वक्त में 331 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं। वनाग्नि के लिहाज से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी संवेदनशील क्षेत्र हैं। आग पर काबू पाने के लिए करीब 5500 से ज्यादा फायर फाइटर्स तैनात हैं। इसके अलावा वन विभाग स्थानीय लोगों की मदद का भी सहारा ले रहा है। अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि वन महकमा जंगलों की आग पर नियंत्रण पाने के लिए जरूरी उपकरण भी खरीद रहा है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने अफवाहों से बचने की भी अपील की है। जो हमारे कर्मचारी डिवीजन जो भी सहभागिता जिनकी रहेगी उस हिसाब से उनका चयन की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार देकर के कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ाया जाए और कोई इंडिविजुअल या समूह आग बुझाने में उसकी भूमिका होती है तो उनका भी चयन करके उनको भी हर जनपद में 3 लोगों को अवार्ड करने में काम किया जाए। दूसरा जरूरी है कि अभी आपने देखा कि 5000 से ज्यादा फायर वाटर्स लगाए गए, जो फायर सीजन लगाए जाते हैं, उनका भी मनोबल बना रहे और हमारे कर्मचारियों का भी मनोबल बना रहे, इसके लिए भी हमने दोनों उस पर काम किया। करीबन 2000 से ज़्यादा नई कर्मियों के रेगुलर कर्मियों की भर्ती की गई, मैन पावर, रेगुलर मैन पावर बढ़ाई गई और इसके अलावा जो फायर वाटर्स थे जिनका 2 लाख का बीमा का प्रावधान था उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपये देने का काम किया गया कि 10 लाख रुपया, ताकि क्योंकि किसी व्यक्ति की जीवन की कोई कीमत दे नहीं सकता, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता देखिए कि अगर दुर्घटना कोई दुर्भाग्य से हो गई तो थोड़ा बहुत उस व्यक्ति को, परिवार को सहारा मिल सके, तो 10 लाख रुपये का सामूहिक बीमा करने का भी काम किया गया। मंगलवार को उधमसिंह नगर के गदरपुर से बड़ी खबर सामने आई। आज सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी विधायक अरविंद पांडे से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल सोमवार को भी बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने भी गदरपुर पहुंचकर बीजेपी विधायक अरविंद पांडे से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बंद कमरे में बातचीत हुई थी। ऐसे में सियासी जानकारों ने बीजेपी में कुछ बड़ा होने की आशंका जाहिर की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
सब बढ़िया चल रहा है, सब सामान्य है। बाकी बोलते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी कर्म मुहूर्त देखी थे, ऐसी चलता रहता थोड़ा बहुत। कल अनिल जी आए, आप स्वयं आए पर आए, क्या क्या ये संयोग है कि कल आए थे यहाँ पर। मैं तो कई जगह गया हूँ, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, सुख दुख की घटनाएं हैं, उनके घरों पर नहीं हुई। क्या भाजपा में सब कुछ सही है? एकदम 100%। पौड़ी में लगातार बढ़ते गुलदार के हमलों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा। यहां गुस्साए लोगों ने श्रीनगर पौड़ी मार्ग पर जाम लगाकर वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने सरकार से गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग की है। साथ ही प्रभावित गांव में पिंजरा लगाने के साथ ही रात्रि गश्त बढ़ाने के लिए भी कहा है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द गुलदार को नहीं पकड़ा गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र किया जाएगा। वन मंत्री जी के क्षेत्र में करीबन में जो है कि पहले जो घटना हुई थी वो घटना आपकी जो है कि बमटी गांव में हुई थी। उसके बाद दूसरी घटना जो हमारे उनके जो पैतृक गांव है उनके उन्हीं गांव में हुई। और उसके बाद बावजूद भी जो है कि उनसे जो संज्ञान उन्होंने जो कि इसको भी किसी भी बातों में जो कि संज्ञान नहीं लिया। और कहने का मतलब क्या है उनका, मंत्री जी का, हमारे जो मंत्री जी कह रहे हैं कि तुम्हारी जो माँ बहनें हैं या कोई लेडीज हैं वो जो है बाघ के मुंह में खुद जा रही हैं। उनको कहना उनको पूछा जाए कि आपकी हमारी जो जगह है उस जगह पे अगर आपको हो तो आपके परिवार को क्या करना होगा। आपका परिवार भी तो ऐसा ही होगा जैसे हम हैं। जी, इस क्षेत्र में पिछले 6 महीने से गुलदार की सक्रियता रही है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये घटनाएं हुई हैं, जिस क्रम में वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही है। वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि क्षेत्र वृहद हो गया है तथा उस गुलदार की गतिविधि बड़े क्षेत्र में हो गई है। वर्तमान में विभागीय शूटर तैनात हैं तथा ये निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रवासियों का कहना था कि वो भी इस कार्रवाई में वन विभाग का सहयोग देना चाहते हैं। तो इसमें क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया गया है कि वो जिस भी तरीके से वो टीम का सहयोग दे रहे हैं वो स्वागत योग्य है। और हम क्षेत्र में विभागीय शूटरों तथा अन्य लोगों की उपस्थिति बढ़ा रहे हैं, टीम की संख्या बढ़ा रहे हैं। हल्द्वानी की गौलापार क्षेत्र में पुल बनाने की मांग को लेकर विजयपुर गांव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव सूखी नदी से घिरा हुआ है। इस वजह से बरसात के समय अचानक पानी आ जाता है, जिससे पूरे गांव की आवाजाही बंद हो जाती है। ऐसे में ग्रामीण सूखी नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं और मांग न पूरी होने पर ग्रामीणों ने 1 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। समय भी हमने डबल इंजन सरकार से भी काफी समय से हमने मांग की है और मैं स्वयं इस मामले में 3 बार माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं मिल चुका हूं। उनका भी यही कहना है कि मुझे इस बारे में मेरे को अभी कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है। मैं अपने आला अधिकारियों से इस पर संपर्क बनाऊंगा तभी आपको जानकारी दे पाऊंगा। लेकिन मैं हमारे लोगों की यही मांग है, अगर हमारा सूखी नदी में पुल और 2 किलोमीटर सड़क अगर जल्दी से जल्दी नहीं बनाया गया, 1 सप्ताह के अंदर हमें इसमें कोई भी सूचना नहीं दी गई, तो हम 1 जून को भारी मात्र शक्ति के साथ बुधवार के बाद आमरी अनशन के लिए बैठेंगे। विजयपुर गांव एक राजस्व गांव है जहां पुल के लिए लोग इतना परेशान है। पुल नहीं है और तेज बहाव आता है, गोले में पानी आता है, नदी में इतना गहरा पानी आता है कि बच्चे पार नहीं कर पाते। बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, कोई अगर दुख तकलीफ हो जाए उन्हें तो आ नहीं सकते, वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। कितनी तो ऐसी भी समस्याएं देखी है हमने वहाँ पे। बहुत बड़ी परेशानी और किसानों को इतना दुख का सामना करना पड़ता है। ऐसे खेती करते हैं मजदूर किसान भाई हमारे, खेती करते हैं, अपना राशन ला नहीं पाते, ना ले जा पाते हैं। जो यहां रुकते छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। Meet the tomorrow today. ICFI is the bridge between tomorrow and today. Bridge between aspirations and accomplishment. Bridge between I wish to I can. I will remove the gap. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. I can fly above imagination. आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल,
लाइफ बनाए वंडरफुल। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहाँ दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। उड़ने लगे हैं एक फाइज बन के, आंखों में सपने जगाओ, नॉलेज की गोते लगाओ, मंजिल के करीब आओ, एक फाइज में आके आशियाना, एक फाइज दिल में रहना। मंगलवार को राजधानी देहरादून में नवनियुक्त नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर नवनियुक्त नगर आयुक्त ने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया। उन्होंने बताया कि शहर में विकास के साथ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, साथ ही बरसात से पहले ड्रेनेज सिस्टम और जल भराव की समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया है कि सभी वार्ड में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था पर भी काम किया जाएगा। नगर निगम देहरादून उत्तराखंड का सबसे पुराना नगर निगम है और देहरादून की जिस तरह से राजधानी की पॉपुलेशन बढ़ी है, मेरा प्रयास रहेगा कि नगर निगम के जो कार्य हैं उभर कर सामने आए और जो साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे देहरादून की पुरानी जो हरियाली हो या देहरादून में जिस तरह से अतिक्रमण बढ़ रहा है, ज़मीनों में कब्जे हो रहे हैं, नदी नालियों के पे कब्जे हो रहे हैं, तो उनको दुरुस्त किया जाए और जो देहरादून शहर है अपने एक स्वरूप में, अच्छे स्वरूप में निखर कर सामने आए, तो हम लोग कोशिश करेंगे। राजधानी देहरादून में ही जेल के अंदर से रंगदारी मांगने और घर के बाहर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। बता दें कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली सीमा राजपूत ने पुलिस से शिकायत की है, जिसमें उसने बताया है कि उसका पति संजय कुमार पिछले काफी समय से सिद्धोवाला जेल में बंद है, जहां जेल में बंद अर्जुन ने उससे 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और रंगदारी ना देने पर महिला के घर के बाहर फायरिंग करवाई गई है। साथ ही उसके घर के बाहर विकास बल्ला के नाम से एक धमकी भरी चिट्ठी भी मिली है। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मामला ये है कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक महिला सीमा राजपूत करके आई थी। उन्होंने कंप्लेन करी है कि उनके हस्बैंड, जो कि अभी सिद्धोवाला जेल में गिरफ्तार होकर रखे हुए हैं किसी मैटर में, तो उनको उनके किसी जेल में ही कोई व्यक्ति है अर्जुन, जो उनके साथ ही गिरफ्तार हुआ था,
तो उसके जो जानकार हैं वो उनसे कुछ पैसों की डिमांड कर रहे हैं और उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इस संदर्भ में उन्होंने एक प्रेमनगर थाने में एक कंप्लेंट दर्ज करी है, जिसमें हमने एफआईआर कर दी है। हल्द्वानी में आगामी पर्व ईद को लेकर शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस और प्रशासन ने बैठक आयोजित की। पुलिस सभागार में आयोजित हुई इस बैठक में कई धर्मों के प्रतिनिधि के साथ ही मुस्लिम समाज के गणमान्य लोग भी शामिल हुए। बैठक में प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर और खुले स्थानों में नमाज अदा करने पर अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक में मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने भी प्रशासन के इस फैसले का समर्थन किया है। ये बड़ा त्योहार है, तो इसमें जनपद में सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे जनपद को 7 सुपर जोन, 17 जोन और 34 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। सुपर जोन में डिप्टी एसपी हैं, जोन्स में इंस्पेक्टर्स और एसओ हैं, और जो सेक्टर्स हैं उसमें सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। और इसमें पर्याप्त संख्या में पीएसी पुलिस बल लगाया गया है। इसके साथ ही जो संबंधित विभाग हैं उनको साथ में लेके प्रत्येक जो हमारे महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पे ईदगाह, जहाँ पे नमाज अदा की जाती है, उस संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग्स कर ली गई हैं। तो कुर्बानी से मुताल्लिक मैं सभी मुसलमानों से और जो कुर्बानी अदा करेंगे ये अपील करना चाहूँगा कि ये सुन्नत है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10 साल तक कुर्बानी दी, और सहाबा इकराम ने और तमाम अइम्मा उलमा ने और तमाम मुसलमान कुर्बानी अदा करते हैं। अच्छी बात है, इस्लाम के मज़हब में कुर्बानी करना है, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखें कि कुर्बानी उन्हीं जगहों पे की जाए जहाँ कुर्बानगाह है। रुड़की में भी ईद उल अजहा के पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्षेत्र में आपसी भाईचारे के साथ पर्व को मनाने की अपील की गई है। साथ ही क्षेत्र का माहौल खराब ना हो, इसके भी कहा गया है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर ने बताया है कि मुस्लिम समाज के लोगों को निर्धारित स्थानों पर कुर्बानी करने के लिए कहा गया है। साथ ही कुर्बानी के बाद वेस्ट मटेरियल को गड्ढे में दबाने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने बताया है कि ईद की नमाज को सड़क पर नहीं पढ़ने दिया जाएगा, इसका ख्याल रखा जा रहा है। उधर मुस्लिम समाज के धर्मगुरु ने भी प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। देखिए 28 तारीख को बकरीद का त्यौहार आ रहा है, तो हर साल की तरह इस बार भी जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के जितने भी पीस कमेटी के लोग हैं उनकी बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी। इसमें विभिन्न वार्डों के वार्ड मेंबर्स भी उपस्थित थे, कमेटियों के लोग थे। तो उनको बताया गया है, उनकी जो सुझाव हैं, उनकी शिकायतें, उनको भी सुना गया। विभाग हैं जैसे खासकर बिजली विभाग है, जल संस्थान है, इसके अलावा सफाई है, तो उसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न जो PILs हैं उसमें जो डायरेक्शंस दिए गए हैं कुर्बानी को लेकर, साथ में जो उसके वेस्ट के डिस्पोजल को लेकर, उसके बारे में भी सभी को सेंसिटाइज किया गया है। धार्मिक लोगों को भी बताया गया, उनके प्रतिनिधियों को, कि उसका 100% अनुपालन हो। देखिए ईद उल अज़हा की नमाज को लेकर के आज की बैठक में ये तय पाया है कि ये ईद उल अज़हा खुशी का त्यौहार है, तो इसको खुशी और अमन और सुकून के साथ मनाया जाए। किसी दूसरे व्यक्ति को कोई ठेस, कोई तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए, किसी की भावनाओं को कोई तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए। और कुर्बानी का मतलब ही यही होता है, और खुशी के त्यौहार का यही मतलब होता है कि किसी को किसी तरीके की कोई ठेस, कोई तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गंदगी का अंबार, यात्रियों के सवालों का मंत्री सतपाल महाराज ने दिया अजीबोगरीब जवाब। श्रद्धालुओं को बताया खच्चरों की लीद का फायदा। उत्तराखंड कांग्रेस में अब नहीं चलेगा सिफारिशों का खेल। 27 में टिकट के लिए नेता पास करेंगे 3 कड़े इम्तिहान। बीजेपी के फॉर्मूले पे कांग्रेस कर रही काम। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जाहिर की चिंता। कहा अब तक 331 हेक्टेयर जंगल स्वाहा। फायर वॉचर्स ने संभाला हुआ है मोर्चा। और पौड़ी में बढ़ता गुलदार का आतंक। सड़क पर उतरे लोगों ने किया प्रदर्शन की गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग।
सा उड़ने लगे हैं एक ख्वाहिश बन के, आंखों में सपने जगाओ, नॉलेज की गोते लगाओ, मंजिल के करीब आओ, एक फाई में आके आशियाना, एक फाई दिल में रहना। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है। जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। पंछी सा उड़ने लगे हैं एक ख्वाहिश बन के, आंखों में सपने जगाओ, नॉलेज की गोते लगाओ, मंजिल के करीब आओ, एक फाई में आके आशियाना, एक फाई दिल में रहना। This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अपोकाया फास्ट 5 ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल। थर्मोकूल, वॉशिंग मशीन इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, मैं हूं सरिता वर्मा और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में रिक्त हो रही 2 राज्यसभा सीटों में से एक पर जनता उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश कार्यालय हरमू में हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वहीं बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की और प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने जानकारी दी कि चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें नामांकन की तिथि 8 जून और मतदान 18 जून को निर्धारित है। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि वह चुनाव को मजबूती से लड़ेगी और अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि झारखंड में 2 राज्यसभा की सीटें जो रिक्त हो रही है, उसके लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और जिसके नामांकन की तिथि 8 जून को है और निर्वाचन 18 जून को है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदित्य साहू जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, और इस चुनाव में हम अपने उम्मीदवार को सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पार्टी यह चुनाव लड़ेगी और अपने प्रत्याशी को हम उतारेंगे, और ना सिर्फ उतारेंगे बल्कि वह प्रत्याशी हमारा विजयी भी होगा।
इस निर्णय के साथ आज की इस चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। सर, पार्टी जो भी कैंडिडेट उतारेगी वो राज्य से होंगे, बाहर से होंगी, कैसा चर्चाएं चल रही है? पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। सर, जेएमएम ने एक लेटर लिखा है मुख्य चुनाव आयुक्त को कि बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है, उसके बाद बावजूद भी वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और यहाँ तक कि भी उसमें अर्ज किया गया है कि ईडी से लेके जितने भी ये एजेंसीज हैं उनको एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी हॉस्पिटल करेगी। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज गठबंधन की क्या हालात है, किसी से छिपा नहीं हुआ है। राज्यसभा के निर्वाचन को लेकर के कांग्रेस जेएमएम में क्या नूरा कुश्ती चल रही है, किसी से छिपा हुआ है क्या? उन लोगों को खुद ही अपने में एक सहमति नहीं है। जो 56 की जोहार नमस्कार। जैसा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने झारखंड की राज्यपाल संतोष गंगवार को ज्ञापन सौंपकर राज्य फार्मेसी काउंसिल में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की उचित जांच की मांग की है। बीजेवाईएम प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने आरोप लगाया कि काउंसिल में एडमिशन से लेकर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, परीक्षा और इंटर्नशिप तक हर स्तर पर अवैध वसूली की जा रही है। वहीं उन्होंने इस वसूली केंद्र बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। साथ ही यह भी कहा गया कि पिछले 18 महीनों से एक गैर सरकारी व्यक्ति को रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिससे पूरे मामले में मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग का कलेक्शन सेंटर बना हुआ है। जो गरीब छात्र छात्राएं आते हैं फार्मेसी की पढ़ाई करने के लिए, उनको एडमिशन के समय से नौकरी तक का किस प्रकार से वसूली किया जाए, उसका एक पूरा चार्ट बना हुआ है झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल। और पिछले 18 महीने से वहां एक गैर सरकारी व्यक्ति एक रजिस्ट्रार बना हुआ है। और ये सरकार इसलिए गैर सरकारी व्यक्ति को रजिस्ट्रार बना के रखी है ताकि मोटा पैसा वसूल के सरकार के मंत्रालय और मंत्री तक पहुंचा सके। इसी के करने के लिए आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के पास आए थे। जिस प्रकार से झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल का चाल चरित्र और चेहरा जो राज्य भर के स्टूडेंट को ठगने का बन चुका है, हर चीज का वहाँ रेट चार्ट तय है। चाहे वहाँ नामांकन कराने जाइए आप, रेट चार्ट तय है। वहाँ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराने जाइए, वहाँ रेट चार्ट तय है। वहाँ थ्योरी का एग्जाम दीजिए, वहाँ रेट चार्ट तय है। वहाँ प्रैक्टिकल का एग्जाम दीजिए, वहाँ रेट चार्ट तय है। वहाँ इंटर्नशिप करने जाइए, वहाँ रेट चार्ट तय है। पूरी तरह से एक बड़ा कलेक्शन का सेंटर झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल बन चुका है। और इसके 3-4 प्रमुख लोग जो हैं, जो झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल के जो लोग हैं, रजिस्ट्रार प्रशांत पांडे हो, वहां बैठा सचिन व्यक्ति हो, वहां किस प्रकार से एक नॉन फार्मेसी काउंसिल पूरी तरह। चांडिल अनुमंडल के कुकरू अंचल कार्यालय में भूमिज मुंडा समाज के लोगों ने पारंपरिक हाथू, सरदार मुंडा, कड़ुआ और नाया की सूची सौंपते हुए पेशा नियमावली के तहत अपने अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं समाज के प्रतिनिधियों ने आदिवासी हितों की अनदेखी और शोषण का आरोप लगाया। झारखंड ट्राइबल भूमिज मुंडा यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रविंद्र सरदार ने कहा कि पेशा नियम के अनुसार सही प्रतिनिधियों की नियुक्ति होनी चाहिए और पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाए। साथ ही गैर आदिवासियों को हटाने और पारंपरिक ग्राम प्रधान को डेटा जारी करने की भी मांग रखी गई। कुकड़ू प्रखंड में है और कुकड़ू प्रखंड में हमारे जो भूमिज मुंडा समाज में जो स्वशासन व्यवस्था के भीतर जो हाथू मुड़ा, सरदार, नया, डकवा होता है, उसका सूची हम लोग आज कुकड़ू ब्लॉक में जमा किए। क्योंकि जब पैसा नियमावली लागू हुआ इस 2 जनवरी को झारखंड में, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जब यहाँ विभाग के लोग हमारे गांव जाए तो सही आदमी को यहाँ पे अध्यक्ष बनाएं, सही आदमी को यहाँ पर जो मेन पावर का जो शक्ति दे। क्योंकि ट्राइबल इलाका में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में बीते सालों में क्या हुआ था, गैर आदिवासी लोग यहाँ पे परंपरा में आ गए थे, जो परंपरा के खिलाफ था। वो चीज़ें आगे से ना हो, इसलिए हम लोग आज प्रखंड में संबंधित पदाधिकारी को कागजात दिए और उन्हें बताया कि आगे इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। ये सबसे दुख की बात है। और जहाँ राज्य में हमारी खुद की सरकार है, आदिवासी की सरकार है और आदिवासी
बोकारो के आजाद नगर नवलपुर मोहल्ले स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका समीना जलाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मैया समान योजना के सत्यापन और अन्य फॉर्म भरने के नाम पर 300 से अधिक अवैध वसूली की गई है, जिसका वीडियो साक्ष्य भी मौजूद है। वहीं शिकायत के बावजूद जांच प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आरोप है कि जांच की सूचना शिकायतकर्ताओं को नहीं दी गई और प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी कर दी गई। लोगों ने निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आजाद नगर सिवंडी का मामला है और नवलपुर मोहल्ला का ये सेविका है समीना जलाल। अगर कुछ लोग काम करती है तो पैसा लेती है। जैसे सत्यापन अभी हो रहा था, 300 रुपये लिए सबसे। उसका वीडियो भी है हम लोग के पास में। किसी से अगर कोई प्रेगनेंसी वाला फॉर्म भरती है उससे भी पैसे लेती है 300 रुपया करके। उसका स्क्रीनशॉट भी हम लोग के पास में है। और अजय कुमारी भी उन्हीं के सपोर्ट में है। और वो इसलिए उसके सपोर्ट में है ना कि उनको भी कुछ इनसे इनकम है, तभी तो वो उनका सपोर्ट कर रही है। जया कुमारी कौन है? ये जया कुमारी कोई मजिस्ट्रेट है। जांच करने के लिए गई थी और जांच करने के लिए जो एरिया में गई थी वो एरिया विजिट करती ना, एरिया विजिट नहीं की। बस 1-2 लोग से पूछी साथ, और समीना जलाल साथ खुद के कुछ लोगों को बुला के रखी थी। वो लोग से बस बात करवाई और भेज दी वापस। क्या चाहते हैं? 7 बजे कौन जाता विजिट करने के लिए? सरकारी टाइम 10 बजे से ना। डीसी सर भी तो जी हम लोग आए थे कि जया जो है मैडम वो सुबह आई, हम लोग से नहीं मिली। हम लोग का यही शिकायत है कि हम लोग का कोई काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है। हम लोग मैडम आई भी तो हम लोग का बात नहीं हुआ, न जाने हम लोग कब मैडम आई। 6 बजे सुबह आई है, 6 बजे सुबह ही चली गई। खाली उन्हीं से मिली हैं भाई, उन्हीं की सपोर्ट में है तो उन्हीं से मिली हैं। हम लोग से तो जो बात है वो रखे हम लोग भी नहीं ना। हम लोग जान रहे कब मैडम आ रही हैं नहीं आ रही हैं। क्या मामला क्या है आप लोगों का? मामला यही है कि हम लोग का आंगनबाड़ी का शायद समीना जलाल ही है, लेकिन हम लोग 20 साल से ही जान रहे हैं कि हम लोग की रजिया सारा काम करती है। समीना जलाल कभी मोहल्ले में आईबे नहीं की है। टोटल काम हम लोग का रजिया की है। पैसा भी लेती हैं। मैया वाला जो भी है उसमें 300 रुपया ली, अभी तक काम नहीं है। SIR वाला भी है जो काम अभी तक पड़ा। चांडिल अनुमंडल के कुकड़ू प्रखंड कार्यालय के पीछे स्थित पुराने FCI गोदाम की मरम्मत कार्य पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में भवन की मरम्मत, प्लास्टर, रंगाई और नया शेड लगाने का काम किया गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हल्की हवाओं में ही नया शेड उड़ गया। वहीं आपको बता दें कि भवन का अब तक विभागीय हैंडओवर भी नहीं किया गया है। वहीं प्रखंड प्रमुख प्रतिमा वाला पात्र ने इस कार्य को लेकर भ्रष्टाचार और लीतापोती के आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हाँ, GFC कुकड़ू प्रखंड के GFCI गोदाम हाल ही में निर्माण हुआ है, जो कि उसका हैंडओवर भी नहीं हुआ है। मेरे नज़र के सामने सारा ऊपर का उड़ के नीचे आ गया। हमको लग रहा है कि इसमें बहुत घोटाला हुआ है। इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। हाँ, होने से दिक्कत होगा। क्या मांग? इसको दोबारा बनाया जाए। हाँ, जो भी ठेकेदार है इसको जांच किया जाए। हाँ, GFC कुकड़ू प्रखंड के GFCI। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। Meet the tomorrow today. ICFI is the bridge between tomorrow and today. Bridge between aspirations and accomplishment. Bridge between I wish to I can. I will remove the gap. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. I can fly above imagination. गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं।
मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। रफ्तार मीडिया को दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, रायपुर, लखनऊ, पटना, कोलकाता और जयपुर में आवश्यकता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग मैनेजर की। सैलरी 20,000 से 1,25,000 तक। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट, सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रफ्तार मीडिया को रांची, झारखंड में आवश्यकता है रफ्तार डिजिटल मीडिया के लिए अनुभवी कर्मियों की। सैलरी 20,000 से 60,000। अनुभवी पात्र आज ही संपर्क करें। पंछी सा उड़ने लगे हैं एक फाइज बन के, आंखों में सपने जगाओ, नॉलेज की गोते लगाओ, मंजिल के करीब आओ, एक फाइल में आके आशियाना, एक फाइल दिल में रहना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की गए। गोपालगंज जिले में बढ़ती भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम पवन कुमार सिन्हा के आदेशानुसार कक्षा 1 से 8 तक की सभी सरकारी और निजी स्कूल 31 मई तक बंद रहेगी। वहीं कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 11 बजे तक ही संचालित की जाएगी। यह आदेश 27 मई से 31 मई 2026 तक प्रभावित रहेगा। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया है, क्योंकि तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर आगे भी निर्णय लिया जा सकता है। आज फिर हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि गर्मी प्रचंड है। पूर्व की भांति क्लास 8 से 8 तक को बंद करेंगे और बाकियों के समय सीमा में थोड़ी कटौती करेंगे। 11 बजे के बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी संचालित नहीं होंगे। कब तक रहेगा सर? ये जब तक गर्मी चलेगी। अगले 5 दिनों के लिए बढ़ाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। और इसके अलावा मैं बताऊँ सेंसस के बारे में। वी आर नंबर 4 इन। स्थानीय लोगों के अनुसार पतरातू डैम का पानी डोमेस्टिक लाइन से सप्लाई किया जा रहा है, जबकि तकनीकी रूप से इसे प्रोडक्शन लाइन से वितरित होना चाहिए। इस अनियमितता को लेकर क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है।
जानकारों का कहना है कि पानी सप्लाई और प्रोडक्शन सिस्टम की सही समझ जरूरी है, क्योंकि यह सीधे आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। वहीं गंदे पानी की आपूर्ति से बीमारियों के फैलने का डर बना हुआ है। लोगों ने सांसद और विधायक से तुरंत हस्तक्षेप कर जांच और शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने की मांग की है। हम मौजूद है पतरातू का जो पतरातू का क्षेत्र में भी जो पानी सप्लाई होती है। हम इस वक्त मौजूद है पतरातू का जो PTPSU डैम है, जहां पर सीसे बरका साल प्रक्षेत्र का यह टंकी जल मीनार है, जहां से बरका साल ही नहीं पूरे विभिन्न क्षेत्रों में पानी सप्लाई की जाती है। जबकि यहाँ पर पानी किस प्रकार से गंदा पानी तो हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, तो गंदा पानी है और यहाँ पर काफ़ी समस्या है और इससे गंदा पानी पीने पर लोग मजबूर है। कहेंगे इसका फिल्टर होता है या नहीं होता है, ये तो खैर स्थानीय प्रबंधक ही बतलाएंगे। लेकिन दूसरी समस्या है कि जो पानी का जो सप्लाई जो लगातार बंद होती है, यहाँ पर जो PTPS जो डैम का जो पानी सप्लाई है यह डोमेस्टिक लाइन से सप्लाई की जाती है, जबकि यहाँ पर प्रोडक्शन लाइन से सप्लाई हो जाएगा। लेकिन सीसे बरका साल प्रक्षेत्र का अधिकारी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का बिजली जो विभाग है या दूसरा डिपार्टमेंट है, ऐसे में विधायक और सांसद को इस मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है, ताकि विभाग ही अलग होता है, यह राज्य सरकार आता है और सीसे का है, तो दोनों में अलग अलग अधिकारी है। तो ऐसे में अगर सभी लोग मांग तो कर रहे हैं कि पतरातू डैम का पानी आपूर्ति सबको मिलनी चाहिए। पतरातू डैम का पानी लगभग नहीं चल रहा है, डोमेस्टिक लाइन से पतरातू डैम का पानी सप्लाई होती है। और आप देख सकते हैं डैम मौजूद है, जो डैम का नज़ारा दिखा रहे हैं, जहाँ पर डैम से का जो पानी है जो विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है। और यह पानी फिल्टर होता है या नहीं होता है, यह तो एक बहुत जांच विषय है। गंदा पानी पीने पर लोग कहीं मजबूर है और यह बहुत चिंता का विषय है। अब देखने का सीसे प्रबंधक इसमें क्या कार्रवाई कर पाती है। हालांकि यही पानी सभी लोग पीते हैं, चाहे बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, सभी यही पानी गंदा पानी पीने पर मजबूर है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से गंदा पानी लोग पीते हैं और पूरी तरह गंदा पानी काफ़ी काफ़ी कीड़ा इस पानी में है। तो यह तस्वीर अपने विजुअल में जो कैद कर रहे हैं, वास्तव में दिल दहलाने वाली विजुअल है। रफ्तार मीडिया के गुड्डू पांडे, पतरातू। पूर्वी चंपारण के सुगोली थाना क्षेत्र में 24 मई को एक युवती के साथ हुए कथित गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार मझोलिया थाना क्षेत्र के ग्राम कचहरी बहरुआ के पूर्व पंच सुरेश यादव के पुत्र रवि कुमार को उसके पैतृक घर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि उसकी निशानदेही पर 4 अन्य युवकों को भी पुलिस ने पकड़ा है, जिससे कुल आरोपियों की संख्या 5 हो गई है। सभी आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा गया है और मामले की जांच FSL टीम की मदद से की जा रही है, ताकि साक्ष्य मजबूत किए जा सके। वहीं पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। और सूचना हम लोगों को 112 के माध्यम से मिली थी। लगभग 2-2:30 बजे रात्रि में 4 बजे तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी और दिन के 11 बजते बाकी 3 लोग की और गिरफ्तारी हो गई। तो इसमें टोटल 5 लोग थे, 5 की गिरफ्तारी हो गई है। और पीड़िता को हम लोग मेडिकल के लिए भेजे हुए, मेडिकल टेस्ट हो जाएगा उनका। FSL की टीम अभी आ रही है, PO पर आई नहीं है। इसमें जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हो सकता है सभी कलेक्ट करेंगे। और ये इसका जो पूरा अनुसंधान वो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि 48 से 72 घंटे में हम लोग चार्जशीट कर दें। तो ये रिकॉर्ड टाइम में एक गैंगरेप के मामला का उद्भेदन करते हुए चार्जशीट की घटना की। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा निश्चित रूप से इसमें SHO की तत्परता काफ़ी सराहनीय है। इन्होंने जैसे ही सूचना मिला बिना देर किए हुए और इस काम में लग गए और अनुसंधान शुरू कर दिए। जब तक हमारे पास में लिखित भी कंप्लेंट नहीं आया था, लेकिन चूंकि एक लड़की के साथ ऐसी घटना हुई थी तो समय संवेदनशीलता दिखाते हुए इन्होंने तुरंत अनुसंधान करते हुए विदिन 7 की घटना हुई है। और सूचना हम लोग पश्चिम चंपारण जिले के बगहा स्थित चंडी स्थान मलाही टोला निवासी भारतीय सेना के सूबेदार मेजर हरे राम गिरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया।
ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें अंतिम सांस ली। मंगलवार को पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़े और गंडक नदी तट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी दी। भाई था तो हमको पता नहीं लगा, बाद में पता डॉक्टर बताया कि मेरा लड़का बताया, मेरा भाई बताया कि पिताजी भैया इतना हो गया है। हाँ, कहाँ पोस्टेड थे? वह थी पठानकोट। अब 96 सेना में रहते हुए कोई मेडल वगैरह मिला है? हाँ, मेजर था। कैंसर का अभी तो डॉक्टर का रिपोर्ट आर से जो आएगा तब उससे पता लगेगा कि क्या क्या बीमारी तो है। बहुत दिन से उनका एनालिसिस, रिसर्च एनालिसिस चल रहा था, हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। लास्ट मोमेंट में नहीं हो पाया, क्योर नहीं हो पाया और फिर ये हो गया, हार्ट अटैक। और जवानों के बारे में क्या कहिएगा? भाई था। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री एवं सोनबरसा विधायक रत्नेश सादा के सहरसा आंगन पर बीडी रोड स्थित पूजा बैंकेट हॉल में जेडीयू एवं एनडीए कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। वहीं जिला जेडीयू अध्यक्ष गुंजेश्वर शाह ने मंत्री को पाक, चादर और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। मंत्री ने कहा कि यह सम्मान जनता और कार्यकर्ताओं का है तथा एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। जेडीयू कार्यकर्ता की है, जेडीयू के कार्यकर्ता, एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता का सम्मान समारोह है। हम तो अपना सा व्यक्ति है, उसके द्वारा चुने हुए व्यक्ति है। सम्मान समारोह आज कार्यकर्ता को हो रहा है। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा है। कार्यकर्ता नई उत्साह है, नई उमंग है और बहुत जोश खरोश से सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? कार्यकर्ता से मेरा एक ही विनम्र निवेदन होगा, जो समय पर किसी को जवाब देना है और जब तक समय नहीं आएगा तब तक अपना काम करते रहना चाहिए। हम कार्यकर्ता मंत्री महोदय, आप मंत्रिमंडल वरिष्ठ मंत्री हैं, क्या आपका मिशन रहेगा या क्या आपका काम रहेगा या किस तरह से आप जनता के हित में काम करेंगे? हम खास करके चारों विधानसभा के जो भी कार्यकर्ता होंगे, एनडीए गठबंधन या जो भी कार्यकर्ता आएंगे, सही समस्या लेकर उसका निदान करेंगे। जो हमसे बन पड़ेंगे हम करेंगे, अगर हमसे नहीं बन पड़ेंगे आगे भी रास्ता है, आगे भी जाकर उस काम को सॉल्व करने का काम करेंगे। आप आपदा मंत्री का दायित्व मिला है आपको और आप आपदा पीड़ित क्षेत्र से हैं, कैसा कार्यकर्ता की है? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उड़ने लगे हैं एक फायज बन के, आंखों में सपने जगाओ, नॉलेज की गोते लगाओ, मंजिल के करीब आओ, एक फाइव में आके आशियाना, एक फाइव दिल में रहना। रफ्तार मीडिया को रांची झारखंड में आवश्यकता है
रफ्तार डिजिटल मीडिया के लिए अनुभवी कर्मियों की सैलरी 20,000 से 60,000। अनुभवी पात्र आज ही संपर्क करें। This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अबुकाया फास्ट 52B ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस, सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, स्वागत है आपका रफ्तार मीडिया में। मैं हूं आपके साथ तनुप्रिया। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरसातों से पहले मनमोहन नगर वार्ड नंबर 5 में नाले की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। क्षेत्र के पार्षद राजेश मेहता ने स्वयं मौके पर पहुंचकर मुख्य नाले की सफाई की शुरुआत करवाई और पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। पार्षद ने बताया कि मानसून सीजन को देखते हुए जल भराव की समस्या से बचाव और क्षेत्र की स्वच्छता बनाए रखने के लिए यह विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नालों में जमा गाद, कचरा और अवरोधों को हटाया जा रहा है ताकि बारिश के दौरान पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए, हमारे पूर्व मंत्री भाई असीम गोयल जी द्वारा एक मैसेज दिया गया है कि पूरे अम्बाला के अंदर जहां भी छोटे और बड़े नाले हैं वो सभी नालों को साफ कराया जाए। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो हमारा ये नाला है अम्बाला ड्रेन, जो हर साल मई के लास्ट वीक के अंदर यहाँ पर सफाई होती है और बहुत जो है कह सकते हैं कि साल के अंदर एक पूरी गाद भरी हुई थी। तो आज यहाँ पर सफाई का कार्य शुरू किया गया है और अगले 1 महीने तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा, चाहे वो मनमोहन नगर हो, शिवपुरी हो, गीता नगरी हो, जग्गी कॉलोनी हो, बलदेव नगर हो, जहाँ जहाँ पर अम्बाला ड्रेन से होकर पानी निकलता है उस सबको इस नाले की सफाई का फायदा मिलेगा। और ये अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे नाले की सफाई शुरू हो गई है और काफी टाइम से थी, सरकार भी यही थी और हमारे यहाँ पे पिछली बार भी जो थी वो म्यूनसिपल निगम की जो सरकार थी वो बदल गई थी। अब तीनों सरकार एक हो गई हैं तो काम बढ़िया तरीके से चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे वार्ड का MC होता है उसी ने सारा कुछ सरकार से ले आके मध्य में करवाना होता है, वार्ड में करवाना होता है। तो पहले हमारे जो MC साहब और यमुनानगर निगम की मेयर सुमन बहनी आज सुबह एक्शन मोड में नजर आई। उन्होंने शहर में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करते हुए नेहरू पार्क, छोटी लाइन और प्यारा चौक का दौरा किया और सफाई मित्रों की हाजिरी चेक की। निरीक्षण के दौरान कुछ सफाई मित्र बिना वर्दी के ड्यूटी करते पाए गए, जिस पर मेयर ने सख्त निर्देश दिए कि सभी कर्मचारी वर्दी में ही ड्यूटी करें और पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। इस दौरान रामपुरा कॉलोनी में खुले में कूड़ा फेंकते एक व्यक्ति को भी मेयर ने मौके पर समझाया और अधिकारियों को उसका चालान काटने के निर्देश दिए। मेयर ने साफ कहा कि शहर में स्वच्छता से किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सफाई कर्मचारियों की जहां तक हाजिरी का सवाल है, 7:15 बजे तक उनकी अटेंडेंस कंप्लीट होके वो फील्ड में चले जाने चाहिए। और इसी प्रकार की व्यवस्था मुझे मिली है कि कर्मचारी टाइम से पहुंचे, अटेंडेंस भी उनकी ठीक रही है। लेकिन 1-2 कमी नज़र आई है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे आपने आई कार्ड बनवाए हैं तो वो आई कार्ड सभी के गले में हो, सभी के पास हो, और उसके साथ साथ यूनिफॉर्म जो उनको दी गई है उसके अंदर कमी पाई गई कि अपने कर्मचारी के बारे में हमारे को पता होना चाहिए, ये कर्मचारी, उसकी पहचान होनी चाहिए कि ये हमारा सफाई मित्र है। तो वो यूनिफॉर्म में नहीं मिले। उसके साथ साथ कुछ ऐसी मुझे कमियां नज़र आई हैं जो कि नागरिकों के द्वारा, हालांकि हमारे टिप्पर लगे हुए हैं, हमारी गाड़ियां लगी हुई हैं, हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली लगे हुए हैं,
लेकिन उसके बाद भी मेरे को कई जगह डंपिंग पॉइंट नज़र आए हैं जो कि बिल्कुल सड़क के ऊपर है। तो नागरिकों से मेरा अनुरोध है, पहले भी मैं कई बार अनुरोध कर चुकी हूँ अखबारों के माध्यम से और विभिन्न जो चैनल हैं हमारे, उनके माध्यम से सभी को ये सूचना दी गई है कि आप इस प्रकार से डंपिंग पॉइंट ना बनाएं। अपने कूड़े को जो आपके पास साधन आ रहे हैं उसी में डालने का कष्ट करें। इस प्रकार से सड़कों पे डालना एक प्रकार की बहुत बड़ी बीमारी है और लोगों को इससे बड़ी असुविधा होती है। तो इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नागरिकों से अनुरोध है कि कोई भी यदि मुझे पकड़ा गया तो। और कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के नेताओं ने भिवानी में कहा कि यदि लंबित मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। नेताओं ने महंगाई और लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है और मांगों की अनदेखी की जा रही है। कर्मचारी नेताओं ने यह भी चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर भारत बंद और अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा सकती है। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर उनकी तरफ से यह आंदोलन चल रहा है। हम रिटायर्ड कर्मचारी संघ की भी इनका हिस्सा हैं, इसलिए हमारा भी इनका पूरा सपोर्ट है। और ये जो जितनी भी कर्मचारी विरोधी नीतियाँ, मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं, किसान विरोधी नीतियाँ हैं, इन तमाम नीतियों के विरोध में लाभार्थियों के पास भी सभी लोगों के पास हमारी सभी समस्याओं का ये सरकार की नीतियों का पर्दाफाश करते हुए ये जून से स्टार्ट हो जाएगी, वो नवंबर तक चलेगी। 12 दिसंबर को रैली है रामलीला ग्राउंड दिल्ली में, वहाँ इकट्ठा कर तो आंदोलन की तैयारी जो चली हुई है। ये ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन की अभी पिछले दिनों बैठक हुई है और उसमें जो सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियाँ हैं 29 श्रम कानूनों खत्म करके 4 लेबर कोड बना दिए हैं, पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हो रही, 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारी नहीं है। सरकारी जो सेवाएं हैं उसका निजीकरण किया जा रहा है। 8वें पे कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका अभी तक अता पता नहीं है कि कब तक वो लागू होगी। 18 महीने का DAR उसको नहीं दे रहे, तो 1 करोड़ के करीब पोस्टें पूरे देश में सरकारी विभागों में PSUs में खाली पड़ी है। तो इन तमाम मांगों को लेकर और गुरुग्राम में भूमिजा मैथिली मंच द्वारा आयोजित विद्यापति भवन शिलान्यास एवं विद्यापति समारोह भव्य और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहनवाज हुसैन रहे। इस अवसर पर विद्यापति भवन का शिलान्यास किया गया, जिसे मैथिली भाषा, संस्कृति और समाज के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि यह भवन आने वाले समय में मैथिल समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। समारोह में मिथिला की समृद्ध परंपरा और एकता का सुंदर प्रदर्शन भी देखने को मिला। है पूरे दुनिया में सऊदी अरब को छोड़कर कोई देश ऐसा नहीं है जहां 40 से 50%, 80% तक दाम बढ़े हैं। पूरे दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस के सबसे कम दाम बढ़े हैं तो वो भारत में है जो करीब 4% है। तो जहां सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए वहां कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर कांग्रेस के नेता जिस तरह गाली गलौज की भाषा बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने बोला एक सरकार को 1 साल में हटा देंगे, आंदोलन होगा, वो देश के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह की भाषा बोल रही है, साहब यहाँ के क्षेत्र नेता है वो सब और हम लोगों का जो
और गुरुग्राम जिला मुख्यालय परिसर में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने एमआरपी के नाम पर हो रही कथित लूट और धोखाधड़ी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में करीब 100 लोगों ने भाग लिया और बैनर व प्ले कार्ड के जरिए विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन का नेतृत्व केसी गर्ग ने किया। इस दौरान संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और एमआरपी व्यवस्था में सुधार की मांग की। मंत्री ने इस मामले में केंद्र सरकार तक बात पहुंचाने और कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और स्वामी विवेकानंद जी को नमन के साथ की गई। आयोजकों ने इसे उपभोक्ता अधिकारों की लड़ाई बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम केसी गर्ग है। मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का गुरुग्राम का जिला अध्यक्ष हूँ और हमारी संस्था का मानना है कि हम सब लोग उसके कर्तव्य दायित्व हमें मिलता है। आज मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला हुआ है, इसलिए आज हम सब लोगों ने मिलकर के ये सोचा कि हम गुरुग्राम जिला परिसर के अंदर जो है अपना एक धरना प्रदर्शन करेंगे और बाद में हमने आज ही डीसी साहब के ऑफिस में जाके ज्ञापन दिया है ताकि ये जो आज एमआरपी के ऊपर लूट हो रही है पूरे देश के अंदर, जैसे कि आपको पता है, आप मैं जो कपड़े पहन रहे हैं, जो चश्मा खरीद रहे हैं, जो मोबाइल खरीद रहे हैं, जो दवाइयाँ खरीद रहे हैं, जो भी हम ऑनलाइन ऑफलाइन चीज़ें खरीद रहे हैं, उनके ऊपर एमआरपी का ऐसा मकड़ जाल बना हुआ है कि कीमतें 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना। आप हैरान हो जाओगे, शॉक हो जाओगे कि 1000 गुना तक कीमतें पब्लिश हो रही हैं। देश का कानून क्या बोलता है? देश का कानून ये बोलता है कि आपने एमआरपी से ज्यादा नहीं देना। अब ये तो एक बहुत बड़ा मजाक हो गया कि एमआरपी से ज्यादा नहीं देना, बट एमआरपी खुद में ही अगर 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा है तो वो तो लूट पहले ही हो चुकी। भारत सरकार ने क्या किया है कि इस लूट को जो है कानूनी जामा पहना दिया, परंतु हम आज क्या बोल रहे हैं कि जो कीमतों का निर्धारण है वो जो है उत्पादन लागत मूल्य के ऊपर हो और उसके अंदर जितना भी सप्लाई चेन के प्रॉफिट्स हैं, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो जोड़ दी जाएं। चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम है सूबेदार मेजर रेवत सिंह तंवर और मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट में इंद्रगढ़ है मेरा, लेकिन मैं आजकल गुड़गांव में। सर, एमआरपी के ऊपर जो धोखा चल रहा है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? एमआरपी जो शब्द है वो खुद एक धोखा है, क्योंकि वो उसको क्रिएट कौन कर रहा है। यानी कि मैं अपनी भाषा में कहूँ, अपने गांव की भाषा में, बाबा की भाई और काका लिखने वाला कुछ भी लिख दो उस पर एमआरपी, तो कोई ऑथेंटिसिटी तो है नहीं उसकी कि कौन करवा रहा है। जैसे कोई भी किसी वस्तु की गुणवत्ता के लिए हमारे पास है ना एजेंसी, क्या ISI मार्क, और मानक को ठीक करने के लिए, गोल्ड पहचानने के लिए, या FSSAI फूड के लिए। लेकिन ये एमआरपी के लिए खुद ही अपना जो प्रोडक्ट है या जो अपना जो बनाता है वो वस्तु अपने आप ही डिस्काउंट इतना है, तो ये कोई तुक नहीं है कि एमआरपी इतनी है तो इतनी लें। और सबसे मोटा धोखा आपने बताया होगा सभी ने, मेडिसिन पे है, वो हर जगह जहाँ एमआरपी लिखा है वो हर जगह धोखा ही धोखा है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और जो एमआरपी और जिंद में इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमजोर लोगों के हाथ में है और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा। अभय चौटाला ने घोषणा की कि महंगाई के खिलाफ 1 जून को प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर इनेलो कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हर वर्ग को नुकसान पहुंचाया गया है और जनता को जाति व धर्म के नाम पर बांटा गया है। साथ ही उन्होंने संगठन विस्तार और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की बात भी कही।
शहर के लोगों के बीच में जाकर के पहले उनसे डोर टू डोर मिल करके उनसे भी कह करके भी आप भी हमारे साथ चलो। लोग तैयार बैठे हैं आपके साथ जाने। मैं स्वयं भी कुरुक्षेत्र और पानीपत दोनों जिले, मैं उन दोनों जिलों को अपनी जिम्मेवारी पे अलग से लिया प्रभारी के तौर पर। दोनों जिलों के प्रधान बैठे, इनसे भी कह देता हूँ कि आप अपनी तैयारी शुरू करें। जी सर, बस आप उनका सारों का रिव्यू किया। आज नए सिरे से 23 के 23 दिनों के नए 23 प्रभारी और लगाए हैं। जो ये महंगाई बढ़ रही है, लगातार 25% एक साल में महंगाई बढ़ी है, और जिस तरीके से रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, विपक्ष तो अपनी जिम्मेवारी कहीं निभा नहीं रहा। हमने ये फैसला किया है कि 1 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर हमारे पार्टी के प्रभारी और जिला अध्यक्ष मिलकर के लोगों को साथ लेकर के महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और देश के प्रधानमंत्री के नाम मेमोरेंडम देंगे कि इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पंछी सा उड़ने लगे हैं एक ख्वाहिश बन के, आंखों में सपने जगाओ, नॉलेज की गोते लगाओ, मंजिल के करीब आओ, एक फाइल में आके आशियाना, एक फाइल दिल में रहना। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहां दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। रफ्तार मीडिया को दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, रायपुर, लखनऊ, पटना, कोलकाता और जयपुर में आवश्यकता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग मैनेजर की। सैलरी 20,000 से 1,25,000 तक। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी पीढ़ियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइस